हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी पर्टिकुलर कोलिजन के क्वेश्चन को टफ बना सकता है ना। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, उससे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, बट हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा टर्म है ना, जैसे वो होती है ना सेफ्टी पिन, क्या करते हो आप उससे कुछ टक कर लेते हो है ना, कभी कुछ ऐसे पेपर होते हैं बहुत सारे तो उसको फंसा लेते हो है ना। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है क्वेश्चन को। लोगों को लगता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये आपके क्वेश्चन को टफ बनाता है, टफ नहीं बनाता, ये सपोर्ट करता है आपके कंसेप्ट को और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले जाता है अगर आप अच्छे से समझ गए हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। तो चलिए भाई, ये तो आप लेक्चर में समझ ही जाओगे। अभी मैं आपको बस इतना याद दिला देता हूं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारा कंटेंट आपको 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी नहीं बांधने की जरूरत है। आप अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला कॉपी, पेन, पेपर, दिमाग, पानी की बोतल, ये सब लेकर बैठे और लेक्चर को लगातार देखते हुए चले। लेक्चर में अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे वो बन रहा है या बन जाएगा, तो आप वीडियो को वहां पर पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो लेक्चर बढ़िया समझ में आ रहा है आपको, बढ़ते रहिए आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये वो मॉड्यूल है जो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपको प्रोवाइड किया है। हम चाह रहे हैं कि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसका बेस बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन को। बेटा ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ओनली, है ना। आप डीसी पांडे पढ़ोगे तो डीसी पांडे में जो हेडिंग दी गई है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन की दी गई है। उसमें ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो स्पीड है, अप्रोच की स्पीड और सेपरेशन की स्पीड, इनका एक रेशो होता है बेटा। क्या? एक होती है सेपरेशन की स्पीड, सेपरेशन स्पीड एंड अप्रोच स्पीड। सेपरेशन स्पीड एंड अप्रोच स्पीड, ठीक है ना। इसका जो रेशो होता है वो होता है ई। ई मतलब ई म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये बताओ, ये सेपरेशन स्पीड क्या होती है, ये अप्रोच स्पीड क्या होती है? नहीं पता सब? नहीं पता तो अभी बताते हैं यार। हम वही डायग्राम बना बना कर थक गए हैं क्या। एक मास है हमारे पास m1 जो चल रहा है u1 वेलोसिटी से, एक मास है हमारे पास m2 जो चल रहा है u2 वेलोसिटी से। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। इसमें ये बात पक्की है कि अगर u1 u2 से बड़ा होगा तो ही इनके बीच में कोलिजन हो सकता है, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। अरे दादा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा नहीं हुई तो ये कैसे टकराएगा इससे? अगर मान लो दोनों की स्पीड बराबर है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो तो बराबर ही रहेगा, कभी कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। अगर ये स्पीड ज्यादा हो गई बेटा तो ये आकर इससे टकरा जाएगा, और अगर ये स्पीड ज्यादा हो गई इससे तो ये इससे दूर होता हुआ चला जाएगा। कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस है। अगर इनके बीच में कोलिजन हो गया है बेटा, अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। ठीक है, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। भैया अब ये क्या होने लग गए, सेपरेट होने लग गए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अप्रोच गेम हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अप्रोच का गेम हो रहा है, तभी तो कोलिजन होगा। यहां पे अप्रोच का गेम हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सेपरेशन का गेम हो रहा है। यहां पर सेपरेशन का गेम हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास जो अभी पूरा गणित है, जो पूरा रहस्य है वो इस बात का है कि सेपरेशन स्पीड क्या कहलाएगी और अप्रोच स्पीड क्या कहलाएगी। तो यार मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, याद है? हाँ सर याद है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं सेपरेशन की स्पीड बताओ, ये किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, आपको ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा v2 माइनस v1। क्या होगा? v2 माइनस v1, ठीक है। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय अप्रोच क्या हो रहा है भैया, ये वेलोसिटी बड़ी है, ये अप्रोच कर रही है इसको, है ना। तो अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, अप्रोच स्पीड क्या होगी, u1 माइनस u2।
समझे, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू ई, और कुछ नहीं है, यही आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, काम की बात करूंगा, और काम की बात में ही आपके नंबर दिलवाकर आगे बढ़ जाऊंगा भाई। इस फॉर्मूले को याद कर लो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू ई। अब देख लीजिए u1 u2 क्या है, v1 v2 क्या है। अप्रोच स्पीड किसको बोल रहे हैं, सेपरेशन स्पीड किसको बोल रहे हैं। अगर यही चीज मैं बोल दूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो समझ जाना इसी की बात कर रहा हूं। क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज दिस, लिख देता हूं भाई, नहीं तो आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। अप्रोच स्पीड क्या है, इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। जितनु धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं। गाना सुना तुम लोगों ने, नहीं सुना? बहुत बढ़िया गाना लगा मुझे तो, बहुत ही शानदार गाना लगा, ठीक है। तो इसके रेशो को ही आप क्या बोलते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इस रेशो की वैल्यू क्या हो सकती है, देखते हैं। हमने कुछ ऐसा केस पढ़ा है क्या, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, या मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ऐसा कुछ देखा था क्या, ऐसा कुछ देखा था, याद आ रहा है? हाँ सर देखा था ना। इस केस में e की वैल्यू कितनी है, इस केस में e की वैल्यू कितनी है, इस केस में e की वैल्यू है 1, इस केस में e की वैल्यू कितनी है 1। और ये कौन सा केस है बाबा, ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। याद आया, इलास्टिक कोलिजन, याद आया कि नहीं आया? अरे सर बिल्कुल याद आया, दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर e की वैल्यू हमेशा बस 1 ही हो सकती है क्या, 1 से कम नहीं हो सकती? हो सकती है। सर मेरे दिल में ना एक सवाल आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फिर इमेजिन करके देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हो गया 0, यानी कि v2 बराबर हो जाएगा किसके, v1 के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे कुछ नहीं समझ रहे हो तुम लोग, मैं सब जानता हूं। मैं बोल रहा हूं कि इफ e इज नथिंग बट इक्वल टू 0, ऐसा बोल दिया गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि v2 माइनस v1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज v2 किसके बराबर हो गया, v1 के बराबर हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? ओ कुछ दिमाग चला कि नहीं चला? मान लीजिए एक मास है m1, वो चल रहा है u1 वेलोसिटी से, एक दूसरा मास है m2 जो चल रहा है u2 वेलोसिटी से, ठीक है ना। इनके बीच में हो रहा है कोलिजन, इनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब बात ये हो गई कि कोलिजन के बाद जो दोनों की वेलोसिटी है v2 और v1 वो बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। इसका क्या मतलब है? देखो हमने एक केस पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, याद है? उसमें क्या था, दोनों बॉडीज क्या कर जाती थी, चिपक कर साथ चलती थी। याद आया आपको, है ना? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को आप पहचानते कैसे थे, मैंने बताया था ना, जब दो बॉडीज चिपक कर साथ चलती हैं एक ही वेलोसिटी से, है ना, तो आप उसको क्या बोल देते हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं, टू बी प्रिसाइज, v2 इज इक्वल्स टू v1 इज इक्वल्स टू v। ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज तो मैंने यहाँ लिख दी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। देखो ना इसमें आप लगाओ आप इसमें e की वैल्यू निकाल कर देखो क्या होगी, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 होती है। हाँ v2 माइनस वी1 करोगे तो बेटा दोनों की वैल्यू v है, तो v माइनस वी तो वैसे भी 0 होने वाला है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो v माइनस वी1 v माइनस वी हो गया 0, तो e की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। किस केस के लिए e की वैल्यू 0 आती है, किस केस के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए भैया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। समझ गए ब्रदर? ब्रदर समझ में आया कि नहीं आया? ब्रदर समझ में आ गया होगा। क्या नहीं समझ में आने वाली बात थी इसमें यार? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में e की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
तो अगर ई की वैल्यू 1 से कम हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, या 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो जाए, तब क्या होगा सर? अब मैं आपको फंसा लेता हूं ये क्वेश्चन पूछ के। यार बेटा आपका क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया। देखो जब MBA करते हैं ना लोग, तो उनको एक टेक्निक सिखाई जाती है 5 वाइज की। क्या? 5 वाई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना? जब आप 5 वाई पूछ लेते हो ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच जाते हो, है ना? तो वैसे ही अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर अगर ऐसा हो गया, ई की वैल्यू ऐसी हो गई तो, अच्छा सर, और ऐसी हो गई तो, और सर ऐसा हो गया तो, और सर वैसा हो गया तो उसको कंसेप्ट क्या अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, कई बच्चे हीरो बन जाते हैं, जबरदस्ती सवाल पूछते हैं, जबरदस्ती। सर ई की वैल्यू अगर ये हो गई तो क्या कर लेंगे? अरे बाबा रेंज भी तो देखो, 0 से 1 के बीच में ही पूछो ना, इधर उधर जाने से क्या मतलब, है ना? ई की वैल्यू सर 10,000 हो गई तो, अरे बाबा जब रेंज ही उसकी 0 से 1 है तो क्यों 10,000 हो गई? ऐसे फालतू की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था, इफ ई की वैल्यू, अगर ई की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, या मैंने इक्वल टू इसलिए लगा दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन अगर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ऐसा केस मान लो, है ना, तो क्या होगा? तो फिर होगा भैया आपका पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, या फिर इसको आप बोल सकते हो इनइलास्टिक भी, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी चिपक कर चल रही थी बाबा, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बॉडी चिपक कर चल रही थी। लेकिन अगर पार्शियली इनइलास्टिक हो जाएगा तो फिर बॉडी चिपक कर नहीं चलेगी भाई, कैसे भी चल सकती है मुझे नहीं पता। फिर उसमें ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। अच्छा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या रहेगा भाई? बराबर रहने वाला है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहने वाला है। दूसरी बात, ई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और तीसरी बात, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, तीसरी बात यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी बाबा, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल, बीच में एनर्जी ड्रॉप होती थी बाबा। थ्रू आउट दी प्रोसेस कंजर्व नहीं थी एनर्जी, याद करो, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो यह बात आप समझ गए हो कि ई की वैल्यू क्या हो सकती है, और ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, गलत बोल रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या सेपरेशन स्पीड अपॉन अप्रोच स्पीड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर? पक्का? नेगेटिव नहीं होती है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है? अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। चलो, तो ये तो हो गई कंसेप्ट की बात, आगे बढ़ते हैं। सेम वही चीज, पार्शियली इनइलास्टिक इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन नहीं है ये, पार्शियली इनइलास्टिक हो या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, ऐसी हेडिंग लिखी गई है। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया भाई कि जब एक मास है m1, वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक दूसरा मास है m2, वो u2 वेलोसिटी से चल रहा है, इनके बीच में हो गया है कोलिजन। यहाँ पर एक मास है m1 जिसकी वेलोसिटी हो गई है v1, और दूसरा मास है m2 जिसकी वेलोसिटी हो गई है v2, है ना? समझना मेरी बात, यहाँ पर दोनों मास चिपककर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता चल जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 से, है ना? तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करोगे क्या? आपको चाहिए रहेंगी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन तो आप सीधी सीधी बनाओगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से। दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे ई से, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 से। मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इधर उधर घुमा नहीं रहा हूँ कि ऐसा कर लेंगे फिर वैसा, अरे करना ही नहीं है ना यार। क्वेश्चन जो आने वाला है, जिस तरीके से आने वाला है, उसमें आपको तीन ही इक्वेशन देखनी है। पहली क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई? सिस्टम पर 0 है। दूसरा आपको ये इक्वेशन लगानी है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी? पक्की बात है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होने वाली है। ठीक है? पार्शियली इलास्टिक का मतलब ही यही है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस अच्छा खासा हो जा रहा है, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या है बाबा? ज्यादा है।
समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का? जी सर पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जैसे एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। अच्छा, एक मास है m, a moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m, mass 4m, ठीक, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी ब्लॉक है, तो इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 0, ठीक, इसकी वेलोसिटी u1 मान ली 4m। द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। अच्छा 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 अच्छा, लाइटर ब्लॉक क्या हो रहा है, रेस्ट पर आ जा रहा है, m की जो v1 वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, ठीक है। Lighter blocks comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको v दे दी गई है, u1 किसके बराबर है, v के बराबर है, ठीक है। Then value of coefficient of restitution will be अच्छा, coefficient of restitution आपको निकालना है। अब यार 4m के पास तो कुछ ना कुछ स्पीड आई होगी, अब वो कितनी आई है मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ कि यार 4m के पास भी कुछ वेलोसिटी आई होगी, मान लीजिए वो v2 है, क्या है, v2 है, v1 था, v2 है, हमको v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक, नहीं v2 की वैल्यू नहीं, हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके 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 ओके, मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो ये है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कर दो, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कर दो। बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी प्लस 0, 4m इंटू 0, वेलोसिटी 0 रेस्ट पे है, इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ये 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 4m इंटू v2, m से m चला जाएगा, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि v2 की जो वैल्यू है वो क्या है, v/4 है। v2 क्या है, v2 क्या है, v/4 है, v2 की वैल्यू क्या है, v/4 है। चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं, तो E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। आओ फटाफट वैल्यू पुट करो, v2 की वैल्यू किसके बराबर आई है, v/4 के बराबर, ठीक है, माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 पुट करो, डिवाइड बाय u1 की वैल्यू कितनी है, v के बराबर, माइनस u2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये कितना आ गया, v/4 इंटू v से v काट दिया, कितना आ गया, 1/4 आ गया। E की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 आ गई, E की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.25 आ गई है। चलिए तो आंसर आ गया कितना, 0.25। वाह शानदार, एक नंबर, बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। देखो मैंने आपको जो बताया था, पहली, दूसरी, तीसरी, सबसे पहले मैंने ये ब्रह्मास्त्र लगा लिया अपना, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाई और आंसर मेरे पास सीधा सीधा आ गया है ना। तो मैं उसको यहाँ से हटाता हूँ, नहीं तो गंदा गंदा नोट्स बनेगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass। अच्छा अच्छा, a ball with velocity of 2 meter per second, ball of mass m बोल दूं क्या, डबल द मास, ठीक है। अगर इसका मास m है, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, कोलाइड्स विद हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल। अच्छा 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 अच्छा, डबल द मास, स्टेशनरी बॉल, ठीक है, डबल द मास, कोलिजन हो गया इनके बीच में। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, ई दे दिया उसने 0.5, देन देयर वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकंड आफ्टर द कोलिजन विल बी। ठीक है भाई, तो m मास की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v1 है, ठीक है ना, और 2m मास की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कितनी है, v2 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, पहला जो मुझे बनता है मैं वही करूँगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, है ना, मुझे कुछ और बनता नहीं है, मैं तो लिख लेता हूँ ये, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2 इंटू m प्लस 0, ठीक, इज इक्वल्स टू m v1 प्लस 2m v2। इक्वेशन लिख के छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन भैया, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसका मतलब ये है E की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको, 0.5 दे दी गई है। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। यहाँ पर 2m के साथ कुछ और भी तो होना चाहिए, नहीं, अच्छा m इंटू 2 हो गया है, चलिए ठीक है, m इंटू 2, m इंटू 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लग दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं भाई, v2 की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। चलो u1 की वैल्यू है 2, u2 की वैल्यू है 0, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इज 1, तो 1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। एक इक्वेशन ये दिख रही है मुझे, ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। mv1 प्लस ट्वाइस ऑफ mv2 है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2m है। अच्छा, तो यहाँ से हम 2, यहाँ से हम m और m उड़ा देते हैं, तो इक्वेशन 1 जो है एग्जैक्टली क्या बनेगी, वो बनेगी बेटा v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन बन रही है v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे इन दोनों को जोड़ोगे ये क्या करेगा, कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 2v2 प्लस v2 इज 3v2 प्लस 2 और 1 3, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v2 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ गई है, तो v1 की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू v1, यानी कि v1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये रेस्ट पर आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं करना था, बस वही इक्वेशन सॉल्व करनी। चलिए आगे बढ़े। अब देखो बात है अब बाउंसिंग ऑफ बॉल की। ये टॉपिक मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनके मन के अंदर अगर ये डाउट हो कि सर ये टॉपिक आपने छुड़वा दिया और ऐसा है वैसा है, आप कमेंट करने लग जाओ, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जो कमेंट करने लग जाते हैं, है ना। जो नीट फोकस्ड होंगे, जिनको पता होगा कि नीट में ये पूछा नहीं गया है, वो कभी कमेंट नहीं करेंगे, है ना। तो बाउंसिंग ऑफ बॉल में बेटा नीट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट के लिए नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ाकर मैं ऊपर से चलूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, देखो, है ना, हमारे पास टाइम की वैसे भी कमी है, तो जो ज़रूरी है वही पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आना है वही पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फटाफट कमेंट कर देते हैं आगे, कह रहे हैं इसने तो वो नहीं पढ़ाया, अरे इसने तो वो नहीं पढ़ाया। ये मत बोलो वो नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है, जाकर मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पर देखो, ये सब डिटेल में पढ़ाया है, समझना मेरी बात। लेकिन यार यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता इस टॉपिक से, तो यहाँ मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या फालतू की चीज़ जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करूंगा। जो आ रहा है, जो पूछा जा रहा है, जिस पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन बहुत डीप विद इन जाने की जरूरत हमको नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर दी nth रिबाउंड, मतलब एक बार आपने बॉल को छोड़ा, बॉल टकराई, है ना, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो E है, टकरा के ऊपर गई, पहले h हाइट नीचे आई, फिर h1 हाइट ऊपर गई, देख सकते हो आप h1 हाइट h हाइट से छोटी है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऐसे करके टप 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 टप्पे खाती रह गई, है ना। तो वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड बताओ क्या होने वाली है। सिंपल सी बात है, देखो कॉमन सेंस से समझना, डायग्राम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। मिलाकर हूँ सिरहाने पे, तू कहे तो ख्वाब का बना के मैं बहाना सा। चलो भाई, तो ये हो गया आपका बॉल हो गई, ठीक है ना, ये नीचे गिर रही है, ठीक है ना। गिरने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, अरे यार गोला बन जा ढंग से, गिरने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए क्या है, u है, ठीक है ना। कितना हाइट नीचे गिर रही है बेटा, ये h हाइट नीचे गिर रही है। कितनी हाइट नीचे गिर रही है, h हाइट नीचे गिर रही है। क्लियर, ओके, नाइस। गिरने के बाद क्या होगा, बताओ मुझे, गिरने के बाद क्या होगा, यही बॉल ऊपर की तरफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो मैंने बोला यार v वेलोसिटी से ये ऊपर बढ़ रही है, ठीक है ना। u और v सेम नहीं है, ये तब होते थे जब इलास्टिक कोलिजन होगा, अब इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अच्छा, और ये क्या है, ये फ्लोर है भाई, ये फ्लोर है, ठीक है। चलिए यहाँ वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ, वो पूछ रहा है nth रिबाउंड के बाद बताओ। मैं अभी ये देखता हूँ कि पहले बार टप्पे के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक, पहले मुझे ये बताओ किस वेलोसिटी से टकराएगी आपकी बॉल फर्श से, किस वेलोसिटी से आपकी बॉल टकराने वाली है फर्श से, मुझे ये बताओ। अगर किसी ने मुझसे पढ़ा होगा ढंग से मोशन अंडर ग्रेविटी तो उसको पता होगा कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो √2gh होने वाली है ना। तो u विल बी √2gh, ठीक है सर। आगे मैं ये जानता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं ये जानता हूं कि यहां पर इलास्टिक कोलिजन नहीं है, तो पक्की बात है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा। फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब समझ ही नहीं आ रहा यार v2 v1 u1 u2 क्या है। देखो बेटा, दिस इज बॉडी 1, ये बॉडी 1 है, और दिस इज बॉडी 2, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज v2, बॉडी 2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या है, रेस्ट पर है। अरे बॉडी 2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, माइनस v1।
बॉडी 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी है, v है ऊपर की तरफ, तो v डिवाइडेड बाय u1 क्या है, बॉडी 1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले, u1 क्या है, बॉडी 1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले वो कितनी है बेटा, कोलिजन होने से पहले कितनी है, u है, नीचे की तरफ है बेटा तो माइनस u लिखेंगे, माइनस u2, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन होने से पहले रेस्ट पे ही था तो बेटा 0 आ गया, माइनस v अपॉन माइनस u हो गया, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, v बाय माइनस v बाय माइनस u, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, v बाय u बचा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, इससे क्या करें अब, यार तुमने u निकाल लिया है ऑलरेडी, तुमको पता है u की वैल्यू अंडर रूट 2gh है, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी e टाइम्स अंडर रूट 2gh। समझ गए, हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मतलब पहले रिबाउंड के बाद जो वेलोसिटी से ऊपर उछलने वाली है बॉल, वो होने वाला है e अंडर रूट 2gh। ऐसे ही अब आप क्या करना, आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि बॉल ऊपर जाएगी किसी h1 हाइट तक, किसी h1 हाइट तक ऊपर जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद फिर नीचे आएगी, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, फिर नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर टकरा के ऊपर जाएगी। ऐसे करके जब आप एक जेनरिक इक्वेशन निकालोगे तो जेनरिक इक्वेशन निकल कर आएगी, मैं लिख देता हूं जेनरिक इक्वेशन या जेनरिक फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया। जेनरिक फॉर्मूला क्या आएगा, v e टू द पावर n अंडर रूट 2gh। अब ये n क्या है, n है टप्पा, n अगर आपसे पूछे कि n क्या है तो n है टप्पा भैया। पहले टप्पे के बाद तो n की वैल्यू 1, दूसरे टप्पे के बाद तो n की वैल्यू 2, तीसरे टप्पे के बाद तो n की वैल्यू 3, चौथे टप्पे के बाद तो n की वैल्यू 4, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बोलेगा पहले टप्पे के बाद तो n की वैल्यू 1 पुट कर देना, आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू e अंडर रूट 2gh। सिमिलरली हाइट के लिए भी आपसे बोलेगा, देखो आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड के बाद हाइट अटेन्ड बता दो कितनी है। यार कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है, अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से पढ़ा है तो बस फॉर्मूला लगाते जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करते जाओ, आंसर आता जाएगा, चलो बॉल है, गिर रही है, गिरने से पहले वेलोसिटी u थी, कितनी हाइट नीचे आई बेटा, मान लो h हाइट नीचे आई, कितनी हाइट नीचे आई, h हाइट नीचे आई, ठीक है ना। टकराने के बाद कितना ऊपर गई, मान लिया मैंने h1 हाइट ऊपर गई, कितना ऊपर गई भाई, h1 हाइट ऊपर गई, यहाँ से टकराने के बाद v वेलोसिटी से ऊपर गई। उसके बाद क्या होगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद ऊपर जाएगी तो कितना होगा, अरे भाई ये गई टकराई, ऊपर उठी कितना, h1, फिर ये नीचे गिरेगी, टकराएगी, फिर ऊपर उठेगी कितना, h1 से कम, h2 हाइट ऊपर उठेगी, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं आपकी बॉल पहुँचेगी, यहाँ पर v है तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ v डैश, और ये पहुँचेगी किसी हाइट h2 तक, किस हाइट तक पहुँचेगी, h2 तक, ठीक है। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी ने मुझे ये बात सिखा दी है, ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे ये h1 हाइट निकालना है तो मैं इस वेलोसिटी की मदद से निकाल सकता हूँ। कैसे, फॉर्मूला था ना मेरे पास, h1 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, इसी वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर जा रही है, इसी वेलोसिटी के कारण ये बॉल h1 हाइट अटेन करने वाली है, तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होगा। और अभी आपने निकाला है v की वैल्यू क्या होती है भाई, e टाइम्स ऑफ u होती है, e टाइम्स ऑफ u, देखो ना, e टाइम्स ऑफ u, दिस इज व्हाट, दिस इज योर u, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर लिख लो भाई, v इज इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ u, आया था ना, ये देखो, क्लियर। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखिए v स्क्वायर अपॉन 2g से आप h1 निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी e टाइम्स ऑफ u का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ g। तो इसका मतलब ये हुआ कि h1 की वैल्यू e स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर हुई, मानते हो कि नहीं। तो ये हो गया e स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मुझे, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh, 2g से 2g चला गया तो h1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, e की पावर 2 इंटू h। ओहो, आहा, एहे। तो अगर मैं आपको इसका एक जेनरिक फॉर्मूला बता दूं, है ना, ये पहले टप्पे के बाद है, बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं एक जेनरिक फॉर्मूला आपको बताऊं तो जेनरिक फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, फटाफट देखो, और देखिए इसके क्वेश्चन बहुत आसान से आएंगे तो भी वैसे तो उम्मीद कम है। जेनरिक फॉर्मूला ये निकल कर आया कि h nth इज इक्वल टू e टू द पावर 2n इंटू h, ठीक है ना, दिस इज द जेनरिक फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ Vn,
समझ गए? नहीं समझे? समझ गए सर, 100% समझ गए सर। जहां पर n की वैल्यू क्या है, n क्या है, टप्पा, कितने टप्पे के बाद आपसे वो पूछ रहा है हाइट बताओ कितनी होगी। ठीक है, पक्का? जी सर पक्का। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे नीट लेवल के। आइए बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड इज। आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड मतलब पहले टप्पे के बाद, पहले टप्पे के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, v इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u हो जाती है, तो v इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh। सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh, पहला टप्पा था। ठीक है, नेक्स्ट AIPMT 1996 का क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बी e, देन व्हाट हाइट विल इट राइज आफ्टर जंपिंग ट्वाइस फ्रॉम द ग्राउंड। दो बार हो गया, n की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, n की वैल्यू आपको 2 दे दी गई है, टप्पा 2 बार खाई है, टप्पा 2 बार खाई है, तो जो हाइट होगी बेटा 2 टप्पे के बाद वो कितनी होगी, e की पावर 2 इंटू n इंटू h। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो जाएगा कितना, h2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ h, ई टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ h। क्लियर? ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपसे, वो बन जाएंगे। चलो भाई, तो इसी के साथ खत्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारी ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर वहाँ पर भी हमें जितनी भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे www.magnetbrains.com, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी पहुंच जाएंगे और वहां पर भी ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ एक्सेस करनी है वो सब हाई क्वालिटी एजुकेशन है, 100% फ्री है। और यहाँ पर आपको कोई भी कूपन ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर ई बुक्स भी आपको अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, और लिंक आपको कहाँ मिलेगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। ठीक है ना? तो चलिए इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।